एम आई ऑडिबल विजिबल? चलो यार बच्चों, फाइनल अकाउंट हमारा चल रहा था, फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट फाइनल अकाउंट। यस, तो सेल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। और कुछ थोड़ी सी थियरी थी, आपको अगर याद आ रहा है तो देखना जरा। थियरी में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस आप लोग लिख करके रख लेना आपके बुक के अंदर में। इंस्टीट्यूट का अपना मॉड्यूल है, इसमें लिमिटेशंस कहाँ गया रे? लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तो कौन से पेज पे तुम्हारे मॉड्यूल में है क्या? तुम्हें बताओ। हाँ, पेज नंबर मिला किसी को? 7.47। क्वेश्चन दिखा सभी को? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट theory part of this topic, फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशंस बोला तो बच्चे बोलते हैं अब इसके क्या लिमिटेशन होंगे। इंस्टीट्यूट काफी बार पूछ लेती है, बच्चे फाइनल अकाउंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाते हैं, कभी कभार एग्जाम में 5 से 6 नंबर के लिए थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, एक बार ये 2 मिनट में बता देता हूँ, लोग समझना। लिमिटेशंस आप लोगों को ऑलरेडी बेसिक के अंदर में मैंने बताए हुए हैं, पर आपको याद नहीं आ रहा होगा ना, तो एक बार सिर्फ रिवाइज करवा, तो ध्यान देना। मेरी क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल। सबसे पहला लिमिटेशन है हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे बना रहे। जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो कौन से बेसिस पे करते हैं? कॉस्ट बेसिस पे, हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे। सही है क्या ये? टोटली गलत है, नहीं करना चाहिए। फिर भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते करते हम लोगों ने क्या कर दिया, हमारे अकाउंटिंग को एक इतिहास बना करके रख दिया। तो मुझे एक चीज बताओ, मेरे बैलेंस शीट में एक लैंड दिख रही है 10 लाख रुपए की, मेरे बैलेंस शीट में कोई असेट दिख रही है 5 लाख रुपए की, कौन से कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया होगा? एक्विजिशन। आज भी वो असेट कौन से कॉस्ट पे दिख रही है? कॉस्ट। डिप्रिसिएशन होगा तो डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, नेट कॉस्ट पर दिख तो रहा है कॉस्ट ही। और वो असेट की आज की मार्केट वैल्यू है, 10 लाख की लैंड परचेज किया था, उसकी आज की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, और बैलेंस शीट में आज भी कितने पे दिख रही है? 10 लाख। सही है कि गलत है? इसीलिए आप लोग पार्टनरशिप के केस में, अगर किसी का 12th स्टैंडर्ड में पार्टनर होगा तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप पहले दिन से मार्केट वैल्यू बेस पे अकाउंट। अमेरिका में फेयर वैल्यू बेस अकाउंटिंग होती है, भारत में कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। अमेरिका में जो अकाउंटिंग होती है यूएस गैप के, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो वो लोग कहते हैं फेयर वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग करो, और हम लोग कहते हैं कॉस्ट बेसिस में, जो कि बहुत बड़ा लिमिट। आज भी काफ़ी सारी ऐसी एसेट्स है जिसकी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू अलग अलग है,
अगर मुझे एक बात बताओ, किसी को अगर प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर देखना है तो कॉस्ट देखेगा या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो बोले ना, मुझे आज की पिक्चर समझनी है। कोई एक बैलेंस शीट है, उसमें लैंड है 10 लाख का, कॉस्ट आज भी 10 लाख दिख रहा है, बट उसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है। तो तुम तो गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है आज भी उस लैंड की वैल्यू 10 लाख, बट उस लैंड की मार्केट वैल्यू कितनी है? 5 करोड़। तुम बताओ बैलेंस शीट में कितना होना चाहिए? ट्रू फेयर पिक्चर करंट देखना है तो 5 करोड़, बट अकाउंटिंग कितना दिखा रहा है? 10 लाख। तो गलत कर दिया ना अकाउंटिंग ने। सारी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू कैसी दिखनी चाहिए? करंट वैल्यू, फेयर वैल्यू दिखनी चाहिए। यस और नो? लाइबिलिटी तो खैर फेयर वैल्यू पे रहती है, क्योंकि लाइबिलिटी सामने वाले को पे करना है ना, वो तो उतना ही लेगा जितना उसको लेना है। बट एसेट्स का क्या? सारी एसेट्स को दिखाना चाहिए आपने फेयर वैल्यू पे, बट हम लोग हिस्टोरिक कॉस्ट के चलते सारी एसेट को किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे। गलत बात है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ योर फिनेंशियल स्टेट और योर अकाउंटिंग सिस्टम। देखो, हम लोगों को ट्रू एंड फेयर पिक्चर समझने वाला है क्या? हाँ, कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो उसको ही समझ में आएगा, हाँ यार ये लैंड तो 10 लाख की वैल्यू 10 लाख, 5 करोड़ है तो 5 करोड़। बट हर इंसान को समझ में आएगा क्या? आपने अकाउंटिंग का नॉलेज लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, बट हर इंसान को समझ में आएगी क्या ये चीज? तो हर इंसान को ये समझ में, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कोई एग्जाम्पल देख लो। एक ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ हाउस बिल्ट इन 1980, कॉस्ट 15,000, इन 2020 बेनिफिट रिसीवेबल फ्रॉम इट्स ऑक्यूपेशन विल बी एज मच दैट ऑफ हाउस क्रिएट 2020 एट कॉस्ट ऑफ 30 लाख। उस समय आपने बनाया था 15,000 में, आज उसी टाइप का घर कितने का बनता है? 30 लाख का। समझो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी? 30 लाख। कितने पे दिखाना चाहिए? 30 लाख पे। आज भी हम लोग गधे जैसे कितने पे दिखा रहे हैं? 15,000 पे। लेस डिप्रिसिएशन जो भी होगा, लैंड होगा तो 15,000 लेस जीरो इक्वल टू 15,000। लैंड पे डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा ना, बट दिखा तो रहे कॉस्ट ही। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। कॉस्ट बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हो तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। अब बोल मुन्ना, पागल है लोग। 50 बार मेल कर, कोई सुनता ही नहीं। नहीं, एक्चुअल में मेल किया, मतलब मैं मजाक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। काफी बार अकाउंटिंग फोरम है बड़े बड़े, एएसबी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को भी मेल किया है, काफी सारे आर्टिकल दिए, बट वो नहीं करते। कोई अच्छा अभी तक मुझे नहीं दिखा, आपको दिखा तो जरूर बताना। लिमिटेशन है, अच्छा होता तो लिमिटेशन में क्यों देते फिर वो? खुद इंस्टीट्यूट दे रही है ना लिमिटेशन में। अच्छा होता तो लिमिटेशन में देते क्यों? कुछ चीजें है ना पहले से, जैसा मंदिर में दर्शन करके आने के बाद में मंदिर को भगवान को तिलक लगाए तो आते आते भाई हाथ कहाँ पूछना है, तो मंदिर के बाहर कोई पत्थर रखा रहता है, उस पर हर कोई हाथ पूछता है। एक ने देखा, हर कोई वैसे ही करता है। फिर बाहर का पत्थर भी लाल हो गया, लोग उसको भी भगवान बना देते हैं। अब इसके अंदर में अच्छा क्या है पता नहीं, बट भावना लोगों की अपनी पूजा। हाँ, बोल। क्रिटिकल काम है तो फिर अकाउंटिंग ही क्यों कर रहे हो? मुझे, हाँ वैसा अगर है तो मुझे आपके दादा दादी ने गोल्ड लिया होगा 200 रुपए ग्राम से, मत करो ना फेयर वैल्यू पे। 200 रुपए ग्राम से मैं खरीदने को तैयार हूँ, दे दो मुझे। हर बार चेंज करना है हर साल, तो अकाउंटेंट को किस चीज की पगार दे रहे हैं? घास खाने की? अकाउंटेंट को दो ना, पगार दे रहे हैं उसको, एडजस्टमेंट करना होगा उसको। बरोबर है। वैसे तो अकाउंटिंग भी बहुत मुश्किल है, मत करो अकाउंटिंग, ऐसे ही धंधा करो विदाउट अकाउंटिंग किए। मुश्किल काम है तो ऐसा थोड़ी है कि उस कारण से छोड़ देंगे। बोल मुन्ना। हाँ, तो वो असेट साइड में लैंड बढ़ाते हैं और इधर लाइबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस बढ़ाते रहते हैं। डिप्रिसिएशन का भी अमाउंट बढ़ेगा फिर, क्योंकि वैल्यू पे निकालेंगे ना, समझे ना? और बताओ, क्लियर है? पहला वाला लिमिटेशन समझ में आया? आप सब एग्री करते हैं इस लिमिटेशन को?
तो जब कभी भी आप आगे फ्यूचर में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो सबने एएसबी को मेल करना। ये सब क्या चल रहा है जीवन। अब लिख रहे हो लिमिटेशन है तो हटाओ ना इसको। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी हो ना आप, यस और नो, तो ये लिमिटेशंस हटाने चाहिए। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? एआईसीपी, बरोबर है। सेकेंड लार्जेस्ट आईसी। ध्यान देना, एग्जाम में आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे फिर? हिस्टोरिक कॉस्ट। ये एग्जाम्पल लैंड की, यहाँ पे इसकी जगह लैंड का लिख देना आपने तो भी चलेगा, ये हाउस का भी लिखा तो भी चलेगा, बरोबर है। उसके बाद ध्यान से सुनना, दूसरा लिमिटेशन ये छोड़ देना। दूसरा है इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बोलो बेटा, इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या चीज है ये? रतन टाटा साहब टाटा कंपनी छोड़ दी, मालूम इन सभी को? इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी, कंपनी छोड़ दिया, क्या इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे आया क्या? क्या रतन टाटा साहब जब कंपनी में थे स्ट्रेंथ थी? बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते हो क्या आप? मतलब हम लोग, हमारे पास ऐसी कुछ शक्तियां होती है जिसको हम लोग हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो ही नहीं कर सकते। फायदा फिर ऐसे फिनेंशियल, यस और नो। काफी सारे इंटेंजिबल स्ट्रेंथ होती है। एम्प्लॉय फोर्स हमारे पास बहुत अच्छा है, ईमानदार एम्प्लॉय है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ह्यूमन रिसोर्स का अकाउंटिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बराबर है। बट हम क्या करें, ये तो इंटेंजिबल स्ट्रेंथ है, दिखाना चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट में, बट हर कोई ये दिखा नहीं। अमेरिका में दिखाते, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करके एक ब्रांच है अकाउंट, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, वैसे ह्यूमन रिसोर्स, बराबर है, दिखाना चाहिए ना। अब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप उसके बहुत अच्छे एम्प्लॉय, एक्सपीरियंस दो, उसकी वजह से कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, यू आर एसेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, दिखाओ, यस और नो, नहीं दिखा, बोल। कैसे दिखाएंगे? फॉर्म में नहीं, कहाँ दिखाते हैं? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी अब तो बिजनेस, बिजनेस एक, तूने अगर आज समझ ले कोई धंधा शुरू किया, फॉर एग्जांपल किराना दुकान, और इस सामने एक किराना दुकान वाला है, उसी के बाजू में तूने शुरू किया, तो तेरा टर्नओवर उससे कम रहेगा ना। तू एक आम आदमी है, तो तू जो कमा रही है साल का 1 लाख, वो किराना दुकान वाला साल का 10 लाख, कुल तेरे से कितना ऊपर कमा रहा है वो? 9 लाख। दुकान की जगह सेम, प्रोडक्ट सेम, हम भी स्ट्रक्चर सेम, सब सेम 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 है, बट फिर भी तेरा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, उसका कितना है? 10 लाख, कुल तेरे से कितना ऊपर कमा रहा है? दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को तुम 12th स्टैंडर्ड में मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, और आप क्या निकालते थे? गुडविल। कहाँ है यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस? पार्टनरशिप अकाउंट नहीं, कोई भी अकाउंटिंग की बात कर ले तो हाँ वो गुडविल दिखाते हैं ना हम लोग वहाँ पे, बट वो गुडविल के अंदर में कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि ह्यूमन रिसोर्स के कारण गुडविल है? वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो विडंबना है परिस्थिति की, उसको मैं सुधारने की बात कर रहा हूँ, इसलिए लिमिटेशन है। समझे क्या? तू सेटिस्फाइड हुई क्या? 100%। चलो आगे बढ़ो, तो दूसरा लिमिटेशन है इंटेंजिबल स्ट्रेंथ और वीकनेस। कंपनी में हैव नंबर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विच कैनॉट शोन इन द बैलेंस शीट, दिखा नहीं सकते, तकलीफ, इसलिए लिमिटेशन। तीसरा, परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियोडिकल अकाउंट। पढ़ो, पढ़ो इसको और बताओ मुझे, आपसे एक्सपेक्टेड। परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड
पीरियोडिकल अकाउंट दिख रहे हैं सभी को? हाँ, सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। मुझे क्या पता, मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए, आप पढ़ के बताओ। मैं जब पूछूंगा तब बोलना। हाँ बोल। पढ़ते पूरा नहीं, एक लाइन पढ़ के हर कोई अपना जवाब देने की कोशिश कर। पढ़ा क्या सभी ने? किसी को समझ में आए तो प्लीज बताओ। लिमिटेशन है क्या? 2 मिनट पहले तू क्या बोली? लिमिटेशन नहीं है, फीचर है। लिमिटेशन है क्या? हो सकता है हैवान को हुस्न ने मार दिया तो वो लड़की की सुंदरता है, उसका फीचर भी है और वो लिमिटेशन भी हो गया है। बिल्कुल सही है, हो सकता है ऐसा। हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है डेली लाइफ के अंदर में, अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं, कहीं जाती है तो लोग उसको छेड़ रहे हैं। तो ये उसका फीचर भी है सुंदरता, और ये उसका लिमिटेशन भी है। ठीक है, आई एग्री विथ यू, फीचर भी है लिमिटेशन भी है, यस। हमने ओम बोलने देना उसको, एक तो बेचारी आज बोल रही इतने दिनों बाद पीछे से, उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है मालूम है क्या बोलने के लिए वहां से। हाँ हाँ, अब हम बोल बोल। देखो कैसे समझा, वो देख रहा है तुझे। अरे तुझे कैसे समझा, वो तुझे देख रहा है। अरे बोल तो सही वृंदा, ऐसी एक जोक सपाट दोस्ती यारी में पूछ रहा, तुझे कैसे समझा वो तुझे देख रहा है? अरे मैं मैं नॉर्मल सवाल पूछा, तुझे कैसे समझा वो तुझे देखा? चलो ठीक है, जाने दो। हाँ वृंदा, तू जवाब दे मुन्ना। हाँ बोल, बोल रहे फटाफट से। हाँ, गोइंग कंसर्न। जो बच्चे रिकॉर्डेड लाइव देख रहे हैं प्लीज ध्यान दो डिस्कशन। हाँ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, फंटेस्टिक, ऑसम, ब्यूटीफुल, बेस्ट बेस्ट। हाँ, और कोई समझा सभी को? तू समझा? तू नहीं समझा? मैं बता दूं। देखो ध्यान देना, सब लोग सुनो, बहुत सिंपल सा है, 10 सेकेंड में समझ में आ जाए सभी को। वृंदा ध्यान दे बेटा, तूने अच्छा ट्राई किया। हाँ, बरोबर, गजब बोला भाई ने, कम शब्दों में। अभी ध्यान से सुनना सब लोग। मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ये जो लटक रहा है दिख रहा है क्या रोड पे? ये प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर दिख रहा है सभी को? अरे ये प्रोजेक्टर 50,000 रुपए का प्रोजेक्टर है। अरे ये सुन लो, इसका लाइफ 5 साल है। इसका लाइफ कितना है? 5 साल। स्क्रैप वैल्यू 0 है। बताओ इसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा? बिल्कुल सही बोला आपने, 10,000 रुपए डिप्रिसिएशन आएगा इसका। 50,000 का प्रोजेक्टर 5 साल चलने वाला है, 50,000 रुपए 5 साल चलेंगे, स्क्रैप वैल्यू 0 है।
तो हर साल का ऑन एन एवरेज आपने अंदाज कितना निकाला 10,000, और वही 10,000 आपने कहा लिखा पीएनएल के डेबिट में। क्या सच में 5 साल ही चले गए? 7 साल चल गया तो 7 साल चल गया तो जो पिछले 5 साल से आप जो डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वो तो गलत हो गया। क्या फायदा है इसी अकाउंटिंग का? एग्जैक्ट रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, सब गलत रिजल्ट मिल रहे हैं। क्या फायदा है इसी अकाउंटिंग का? गलत रिजल्ट दे रहा है आपको ये। मुझे एक बात बताओ, आपने डिप्रिसिएशन कितना किया पिछले 5 साल से? कितना डेबिट कर रहे हो? बुलमुंडा डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 10,000। इसको 7 साल चला लिया आपने, मतलब इसका डिप्रिसिएशन 10,000, ये जो आपने कैलकुलेट किया वो गलत था। मतलब जो प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट वो भी गलत था। तो क्या फायदा? ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। अंदाज अपना अपना अंदाज लगाया था ना आपने, और अंदाज गलत हो सकता है क्या? यस, इंसान है, भगवान थोड़ी है। हमने सोचा था इसका स्क्रैप वैल्यू 0 मिलेगा, मान लो स्क्रैप वैल्यू कुछ मिल गया, गलत हो गया। तो ये जो आपने अंदाज लगाया, ऐसे कितने अंदाज है मालूम है? प्रोविजन फॉर बैड डेट अंदाज लगाया, डिप्रिसिएशन अंदाज लगाया, हमें लगा था कि शायद पैसा डूब जाएगा, हमने प्रोविजन क्रिएट की, पीएनएल को डेबिट किया, प्रॉफिट कम किया, पैसा डूबा ही नहीं। अंदाज लगाया, गलत हुआ। तो ऐसे अकाउंटिंग में काफी सारी जगह पे हम लोग अंदाज लगाते हैं। गुडविल वैल्यूएशन अंदाज है, डिप्रिसिएशन अंदाज है, प्रोविजन अंदाज है, प्रोविजन फॉर टैक्स अंदाज है। बहुत सारी जगह पे हम लोग अंदाज लगा करके अकाउंटिंग करते हैं, और वो सबका अपना अपना जो अंदाज होता है, एस्टिमेशन, वो करेक्ट रहेगा क्या? अगर करेक्ट होता तो उसको एस्टिमेशन बोलते ही नहीं। तो हमारा जो प्रॉफिट आता है, भले ही आप नेट प्रॉफिट उसे बोलते हो, पर क्या वो एग्जैक्ट करेक्ट है क्या? एस्टिमेटेड है। क्या फायदा है इसी अकाउंटिंग का? लिमिटेशन है। समझे? पक्का समझे? नेक्स्ट पॉइंट देखो, बता दे दो पापा फिर भी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑर्डिनरीली आर ड्रॉन अप टू द एंड ऑफ ईच ईयर। ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे है। होता क्या है, देखो ध्यान देना, इन कॉन्सिक्वेंस मच ऑफ द एक्सपेंडिचर अदर देन रेवेन्यू हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेरली। आर्बिट्रेरली मतलब क्या है बेटा? एक हम लोग एक अंदाज लगा करके 50,000 रुपए का प्रोजेक्टर 5 साल चलेगा, तो हमने आर्बिट्रेरली अंदाज लगा करके हर साल 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंडिचर को आप लोग प्यार से क्या बोलते हो? डिप्रिसिएशन ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, during which the benefit of that expenditure is expected to arise. As a result, financial statement of the account are not absolutely correct. क्या फायदा इसे अकाउंटिंग का? इतनी मेहनत करके भी करेक्ट नहीं बन रहा है, आज अपना अपना चल रहा है। कुछ बात समझ में आई क्या? यस और नो? बोल बेटा वृंदा, समझा? तुम दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों देख के मुस्कुरा रहे हो ऐसे? पक्का? क्या बोला, बोलना मेरे को। हाँ, देन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, बताओ जल्दी, कौन एक्सप्लेन करेगा अच्छे से? आप इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो, सब बच्चे कैसे इसको, बस इसको कैसे मजाक के मूड में मत पढ़ो, सीरियसली पढ़ो, पॉजिटिव वे में इसको लेना है और पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करना है अच्छे से। पढ़ो और बताओ। मजाक मत करना, मैं भी करूंगा आपके साथ। ऑनलाइन वाला बच्चा भी लिख सकता है, टाइप तो कर ही सकते हो आप शॉर्टकट में। बड़ा बेटा सभी ने रिकॉर्डेड, जो बच्चा देख रहा है प्लीज पढ़ो, जवाब सोच के रखो, 10 सेकंड में जवाब बता रहा हूँ। लिमिटेशन हो गई, 3 हो गई ना? फोर्थ, बोलो कौन बच्चा ट्राई करेगा, जैसा आता है। हाँ मुन्ना बोल। बिल्कुल सही जवाब है।
मान लो कोई एक कंपनी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज कर, कोई डब्ल्यूडीवी के हिसाब से चार्ज, बस दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है, उस कारण से दोनों का प्रॉफिट अलग अलग होगा। और दो कंपनी नहीं, सेम कंपनी ने दो अलग अलग पीरियड में दो अलग अलग पॉलिसी यूज किया तो भी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा। मीन्स आप देख रहे हो, आप बस पॉलिसी के साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर दो तो आपका प्रॉफिट कितना ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। जामनगर का ऑयल रिफाइनरी, रिलायंस कंपनी का, सॉरी वो ऑयल रिफाइनर, हाँ ऑयल रिफाइनरी है, रिफाइनरी प्लांट दुनिया का वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीनरी जामनगर में जो है, 5-6 हज़ार करोड़ का तो मशीन होगा वो पूरा। उसका डिप्रिसिएशन कितना होगा रे, 15-20% भी देखा तो 1,000 करोड़, बरोबर है ना। उसमें रेट में या फिर मेथड चेंज कर दिया तो 200-300 करोड़ का तो फर्क पड़ेगा ही ना। 300 करोड़ से डिप्रिसिएशन प्लस या माइनस कर सकते हैं पॉलिसी चेंज करके। मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन आ रहा है 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ का 20% 1,000 करोड़। मान लो उसने डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया, रेट सेम भी रखा, तो भी डब्ल्यूडीवी मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम आता है एज कम्पेयर टू एसएलएम, ये पता है ना आपको। तो कम कितने से हो जाएगा मालूम है, 200-300 करोड़ से। 100 करोड़ से डिप्रिसिएशन कम, 300 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ गया, 300 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ गया तो उसके ऊपर 30% से टैक्स बढ़ गया, यानी 90 करोड़ का टैक्स बढ़ गया। 90 करोड़ लोगों की 9 जन्मों की इनकम नहीं होती है, और यहाँ पे थोड़ा सा फर्क कर दिया, एसएलएम की जगह क्या किया, डब्ल्यूडीवी। क्या फायदा है इसी अकाउंट, यहाँ पे स्टैंडर्ड, तो कोई अपने घोड़े दौड़ा रहा है, अपनी हर कोई अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी जो चेंज कर सकता है वो चेंज कर, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने भी रिजिड नहीं हुए हैं आज तक कि सभी को सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने के लिए मजबूर कर दे। इतनी सारी लिबर्टी दी है कि आप आपके हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर सकते। अब जैसे देखो, टाटा कंपनी में 1.5 लाख के करीब करीब एम्प्लॉय काम करते हैं, मालूम है सभी को। ये जितनी भी केस स्टडीज मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल लाइफ ही है सारी। टाटा में 1.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। टाटा उन सभी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देता होगा, ग्रेचुटी पेंशन वगैरह होगा ना, हजारों करोड़ में एक्सपेंडिचर होगा, यस और नो। अब कुछ कंपनी ऐसी रहती है जो ग्रेचुटी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा बांट देती है, मालूम है फ्यूचर में ग्रेचुटी देने वाले तो अभी से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करो। कुछ कंपनी बोलती है नहीं, हम कोई प्रोविजन क्रिएट करेंगे, हम जिस दिन एक्चुअल पेमेंट करेंगे उस दिन अकाउंटिंग करेंगे। ये दोनों की अलग अलग पॉलिसी है। अब तुम बताओ, जो कंपनी ग्रेचुइटी के लिए प्रोविजन क्रिएट करती है, मान लो आज के 5 साल बाद मुझे 5,000 करोड़ का ग्रेचुइटी देना है, 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी भारत में जिसमें 50,000 के ऊपर एम्प्लॉय काम करते हैं। मान लो 1-1.5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं टाटा में, 3-4 हजार 5,000 करोड़ की ग्रेचुइटी का पेमेंट है, 5 साल बाद इतने एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे तो एज अ ग्रेचुइटी रिवॉर्ड हम उनको कुछ देने वाले हैं, मान लो 5,000 करोड़, 5 साल बाद देना है, तो हर साल कितनी की प्रोविजन क्रिएट करना है, 1,000 करोड़ की। टाटा हर साल 1,000 करोड़ की प्रोविजन क्रिएट करेगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा क्या 1,000 करोड़ से। और जो कंपनी प्रोविजन क्रिएट नहीं करेगी उसका प्रॉफिट 1,000 करोड़ से ज्यादा दिखेगा क्या। बाप रे, थोड़ी सी पॉलिसी चेंज कर, प्रॉफिट पे ड्रास्टिक इम्पैक्ट। क्या ये दोनों कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल रहेंगे क्या अब, नो। तो अभी तक व्यवहार एक भी नहीं हुआ, पैसे में लेन देन कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी सी पॉलिसी चेंज कर दी और उसका इम्पैक्ट कितना है, उसके रेमिफिकेशंस कितने खतरनाक है देखो, डेंजर इम्पैक्ट। थोड़ी सी पॉलिसी चेंज कर दिया और प्रॉफिट आप आपके हिसाब से रेगुलेट कर रहे हो, यस और नो, बेवकूफ बना रहे हो तो लोगों को। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। आप सभी लोगों को मालूम है, एज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी परमिसेबल फॉर अ कंपनी विद इन सर्टन लिमिट। मैंने अभी बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने भी रिजिड नहीं है कि सारी अकाउंटिंग पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर दे कि सबने यही फॉलो करना है। कंपनी को लिबर्टी दी है थोड़ी सी, विद इन सर्टन लिमिट दे कैन फॉलो बाय देयर ओन, जो उनको अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक लगती है वो फॉलो कर सकते हैं। सर अकाउंटिंग पॉलिसी के कुछ एग्जांपल्स दो ना, बहुत सारे। मेथड ऑफ डिप्रिसिएट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, प्रोविजन क्रिएट करना, प्रोविजन क्रिएट नहीं करना, सर नो, स्टॉक का वैल्यूएशन ऐसे करना, स्टॉक का वैल्यूएशन वैसे करना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ डिप्रिसिएट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब अकाउंटिंग पॉलिसी की एग्जांपल है।
हाउ टू राइट ऑफ एनी असेट, हाउ टू राइट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। कुछ लोग सारी असेट, जो असेट अभी चल नहीं रही मार्केट में, एक साथ राइट ऑफ कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नो, हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। एक साथ राइट ऑफ कर दिया तो पीएनएल की डेबिट साइड बढ़ जाएगी, पीएनएल की कमर टूट जाएगी। एक्सपेंस कितना बढ़ जाएगा पीएनएल के डेबिट में, डेबिट हिट मारेगा ना। असेट राइट ऑफ करना मतलब कहाँ हिट करेगा वो, पीएनएल के डेबिट में। और पीएनएल के डेबिट में अगर कोई आइटम हिट मार रहा है तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नो नो, हम ये पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे, पॉलिसी बदल दिया। पीएनएल की डेबिट में जो हिट आने वाला था वो नहीं आएगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। इन्वेस्टर बेचारा बेवकूफ बन गया, उसको लग रहा है इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। उसे क्या पता, इसने पॉलिसी में बेर बदल किया है, इस कारण से प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। कुछ बात समझ में आई क्या? यस और नो? ये कारण है, ये लिमिटेशन है। आगे, तो company within its certain limits to adopt different policies for the preparation of accounts. Value like valuation of various asset, distribution of expenditure over a different period of account. कोई इंसान है, कोई असेट को कैसे वैल्यू कर रहा है, कोई असेट को कैसे वैल्यू कर रहा है, कोई एक्सपेंडिचर कैसे राइट ऑफ कर रहा है। किसी ने बोला मैं पूरा एक्सपेंडिचर एक साथ जिस दिन एक्चुअल पे करूंगा उस दिन लिखूंगा। कोई बोलेगा नहीं, मैं हर साल प्रोविजन बनाऊंगा। प्रोविजन बनाना कोई कंपलसरी थोड़ी है, सबकी अपनी अपनी। हमें नहीं बनाना है प्रोविजन, कोई प्रोविजन बना रहा है, कोई प्रोविजन नहीं बना रहा है। यस और नो? क्लियर? पक्का? ये तो जजमेंट है ना मैनेजमेंट का। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में डिसाइड टू प्रोवाइड एन्युअली, हम हर साल प्रोविजन क्रिएट करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटी टू द स्टाफ एंड दस बिल्ड अप अ फंड आउट ऑफ विच पेमेंट विल बी मेड अल्टीमेटली। वेयर एज अनदर कंपनी, वो बोल रही है मैं एक्चुअल पेमेंट जब करूंगी तभी अकाउंटिंग करूंगी। एक कंपनी बोल रही है मैं हर साल प्रोविजन क्रिएट करूंगी, एक कंपनी बोल रही है मैं एक्चुअल पेमेंट जब करूंगी तब प्रोविजन क्रिएट करूँ या तब अकाउंटिंग करूंगी। दोनों की पॉलिसी अलग अलग है। यस और नो? दोनों का सब कुछ सेम है, सेल भी सेम, जगह सेम, गुड्स सेम, प्रोडक्ट सेम, सब कुछ सेम। बट पॉलिसी में चेंज आ गया तो प्रॉफिट में चेंज आएगा कि नहीं? गलत है नहीं है, इसलिए लिमिटेशन है। सिमिलरली, a company may decide whether or not to include intangible asset among its asset or manner in which the amount thereof should be written off. कोई इंटेंजिबल असेट को दिखाता ही नहीं है, कोई इंटेंजिबल असेट को दिखाता है बट राइट ऑफ करता है 5 साल में, कोई 7 साल में, कोई 8 साल में, कोई 10 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में। 10 के ऊपर आप वैसे भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 कहता है मैक्सिमम यू कैन गो इंटेंजिबल असेट अप टू 10 ईयर, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 10 साल तक आप इंटेंजिबल असेट को दिखा सकते हो। बरोबर? सही है क्या? ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मेरे तो मत देखो गुस्से से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 ने बोला। उसने वर्ड कैसे यूज किया? मैक्सिमम 10 साल। तो कोई 5 साल दिखाएगा चलेगा, 7 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, 9 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। बाप रे बाप, कितनी सारी पॉलिसीज आ गई। कोई 2 साल दिखा रहा है, कोई 3 साल में राइट ऑफ कर रहा है। जो 2 साल में राइट ऑफ करेगा उसके पीएनएल के डेबिट में ज्यादा अमाउंट आएगा कि नहीं? 10 करोड़ रुपए 10 साल में राइट ऑफ करना है, हर साल कितना? 1-1 करोड़। 2 साल में राइट ऑफ करना है तो हर साल 5 करोड़। लो, पीएनएल के साथ ही छेड़खानी कर रहे थे, प्रॉफिट में बदलाव आएगा कि नहीं? बेवकूफ बनाएगा इन्वेस्टर। जो भी भोले भाले इन्वेस्टर रहते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख करके इन्वेस्टमेंट करने का सोचते, उन्हें क्या पता है कि उनके साथ कितना बड़ा छलावा हो रहा है। वो देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल का 2000 करोड़ है, रतन टाटा की कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ है। नहीं, हम ये कंपनी के लिए, उससे क्या मालूम कि टाटा सर ने प्रोविजन क्रिएट किया है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के चलते, प्रॉपरली हर चीज अकाउंटिंग की है। उनका अगर वो प्रोविजन हटा दिया जाए तो दोनों कंपनी का प्रॉफिट सेम ही रहेगा, बट प्रोविजन इन्होंने क्रिएट किया है फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस की, और एक कंपनी ने फ्यूचर पॉसिबल लॉस की प्रोविजन क्रिएट ही नहीं की, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। कुछ बात समझ में आई क्या? नहीं होना चाहिए। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 10 साल ही क्यों? 10 साल बाद बहुत सारी चीजें हो जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज, ट्रेंड चेंज। ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को लगा तो उन्होंने बोल दिया था। अब जब एएसबी में जाओगे हो सकता है 15 साल लगेगा, क्या कर देना है। ठीक है, लास्ट वाला मैनेजमेंट पॉलिसी, सबसे गंदा। मैनेजमेंट अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, जजमेंट लेती है, अपने अपने हिसाब से पॉलिसीज बना करके अकाउंटेंट को बोलती है ऐसे करना।
तो उस कारण से क्या होता है, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है। कर लो, मैनेजमेंट पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों सेम ही था, बट इन्होंने फिर भी दिखा दिया। बराबर है, क्लियर। एक CSR एक्टिविटी है, मालूम है क्या सभी को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट को कुछ तो प्रॉफिट का परसेंटेज 2% खर्च करना पड़ता है ना, बट उस प्रॉफिट को ही चेंज कर दिया इन्होंने। यस और नो। या फिर CSR एक्टिविटी के नाम पे अपने ही कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए कुछ भला कर दिया और बोल दिया ये CSR है। CSR में सोसाइटी का भला करना है, तो उन्हें एम्प्लॉय का भला कर दिया। तो नहीं चलेगा। तो ये मैनेजमेंट काफी जगह पे अपने अपने जजमेंट यूज करके खेलती है। ये कुछ AICPA में भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ अपने इंडियन के अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर में खामियां तो सब जगह पे है। लोग उनकी अच्छाई काफी मेल किए, मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 100 सवा 100 मेल करके रखे, बट कोई चेंज नहीं कर बोल रहे। नहीं, इलीगल नहीं है, लॉ के अंदर रह के जो भी है ना, वो क्या करते हैं, लॉ में कायदे में रह के ये कर रहे हैं जो भी है। छेड़खानी किसको बोलते हैं, टैक्स इवेजन। लॉ में रह के टैक्स बचाना उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। तो ये प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन दोनों में फर्क समझ में आता है क्या। जैसे मैं टैक्स लॉ को फॉलो करते हुए टैक्स बचा रहा हूँ, टैक्स प्लानिंग। टैक्स चोरी कर रहा हूँ, इलीगल टैक्स इवेजन कर लो। तो ये इलीगल नहीं है, इलीगल चीज आपके बुक में क्यों डालेगी, बस ये लिमिटेशन है। बराबर है। आपको आपको भी तो आपको बहुत सारी लिमिटेशंस पता है, आपने कभी आपके लिमिटेशंस के अंदर में 1% का भी चेंज किया नहीं, तो फिर इंस्टीट्यूट को क्यों बोल रहे हो। आप सभी को मालूम है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, कौन पढ़ता 4 बजे उठ के, देख लो 99% बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो ये लिमिटेशन है कि नहीं, नहीं नहीं, 4 बजे, 5 बजे मतलब लिमिटेशन है, 4 बजे पढ़ना चाहिए, लिमिटेशन है ना। तो जब आप ही चेंज नहीं कर रहे हो तो ICAI से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लिमिटेशन चेंज कर। आप सभी ने रेगुलर क्लास आना चाहिए। ऐसा एक बच्चा बताओ जिसने आज तक एक दिन का भी क्लास बंक नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल डे। फिर चाहे उस दिन तबियत करे, ऑनलाइन फॉनलाइन, फीस फेस टू फेस की दिया ना। ऐसा एक बच्चा बताओ। देखो, पहले ये लिमिटेशन ठीक करो सब लोग, फिर अपन ICAI को भी बोलेंगे। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद के लाइफ की छोटी सी लिमिटेशन को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, यहाँ ये लिमिटेशन को ठीक करना है, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बदल जाएंगे बहुत सारे। तो इतना आसान है क्या। फिर छोड़ो, अपने को 5 नंबर से मतलब 5 नंबर। हाँ, ICAI तो तुम ICAI MCA को बना के देता है ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो ICAI MCA को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना के देता है, और MCA वो अकाउंटिंग, फिर उसके बाद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन के आपकी किताबों में आ जाते हैं और वो कंपनी को फॉलो करने। बोल। हाँ, सही, कोई कोई नहीं आई की मेथड, जैसे कोई मेथड का नाम पता नहीं मेथड। अच्छा, किसी नई मेथड इन्वेंट किया कर दिया, हाँ। क्या बोले बेटा, किसी ने कोई नई मेथड बनाया तो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है क्या। हाँ, अकाउंटेंट को ही तो बोलना है तुम्हारे, तुम पगार दे रहे हो ना उसको, तो इम्प्लीमेंट कर दो, बट वो अलाउड नहीं है। आप इम्प्लीमेंट कर दो ना, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में उस मेथड से आप अकाउंटिंग कर लो। बरोबर है, जब आप ITR फाइल करोगे तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको लव लेटर भेजेगी ना, ये क्या कर दिया आपने।
तब फिर आपको वापस सारी अकाउंटिंग जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में बोली वैसे करनी होगी। और इनकम टैक्स एक्ट कैसे करने बोलता है? एज पर गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो फिर से आपको वापस वही फॉलो करना है ना, भोपला चौक से चक्कर हो मत। जैसे एक मैं सवाल पूछता हूँ, मान ली इधर भूकंप आ जाए, बरोबर है, ये पूरे पुणे सिटी जमीन के नीचे चले जाए, तो अपन सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाएंगे क्या? दे पाएंगे अगर तो उस समय पुणे में नहीं रही तो, क्योंकि भूकंप तो उस समय आया ना जब तू पुणे के बाहर थी। तो बात। और कोई सवाल किसी को? कुछ भी पूछते बच्चे। मैं बार बार बोलता हूँ, स्टूडेंट बनो, साइंटिस्ट नहीं। साइंटिस्ट सीए बनने के बाद अलग से पीएचडी कर लेना अकाउंटिंग का। हाँ वृंदा, अगर कोई नया मेथड करता है तो वो उसके अकाउंटेंट को बोल के उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट वो अलाउड है। और कोई पक्का आगे सोच के आइए, ये रहेगी क्लास। नहीं रहे, अरे बंदा ऐसे करे मतलब। चलो आ जाओ। बट हाँ, बच्ची के डाउट डाउट है। ए मुन्ना, इधर ध्यान। ओके, ऑल सेट। क्या है तू? सेट। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। बिंदास, तेरा मूड नहीं था ना, ईमानदारी से बोल दे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 पढ़ने का। तो हमको डायरेक्ट बोल देती यार। बात तो सही बोली बच्चों। तो कितना सुनी, किसकी बात सुनी तू? ये कौन बोला तेरे को ऐसा? बच्चों, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आज ट्राई करोगे, ठीक है? सभी का हो गया सॉल्व? चलो फिर भी देख लो, डिस्कस कर लेता हूँ। ना तू मिल लेक्चर के बाद एक बार, लेक्चर के बाद मिल। चलो आ जाओ, देखो ध्यान देना। अरे देख लो ना फिर भी। इसका इंटरेस्ट, ओके, बता देता हूँ फटाफट से। देखो, ये गांगुली के बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें कुछ बैलेंसेस मिले, और आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। कुछ बैलेंसेस बताओ, ये कौन से बैलेंस है? गलत। वो आपको पहचानना है कौन सा बैलेंस कौन सा है। रिटर्न कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये ये डेबिट, ये बोला हुआ है, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट। सर आपको क्या समझा रेंट डेबिट इज चार्ज? सर नो, क्रेडिट भी तो हो सकता है। हो सकता है, मैंने क्या अज्यूम किया कि खर्चा होगा शायद। ऑडिट फी डेबिट, 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 क्रेडिट। समझ में आया क्या? लोन फ्रॉम देना बैंक, राइट, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, राइट। ये सब बैलेंसेस दिए इन्होंने, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। स्टॉक के वैल्यूएशन की, ऑफ द स्टॉक ऑन 31st March 2000. This includes the goods returned by the customer on 31st March 2020 to the value of 15,000 for which no entry। स्टॉक के अंदर में तो माल ले लिया, सेल्स रिटर्न है, स्टॉक में ले लिया, बट एंट्री पास किया, भी कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? ये टू डेटा है 15। कोई इफेक्ट बताओ, ट्रेडिंग के हो जाएगा, और बैलेंस डेटर से कम हो जाएगा। डेटर क्रेडिट हुआ ना, डेटर ने माल तो वापस ला दिया बट उसकी एंट्री नहीं की,
जैसे मान लो मैंने इस पार्टी को 50,000 का माल बेचा, इसने 15 का माल वापस कर दिया, बोलो अब इससे लेना कितना है 35, बट अभी भी इसका बैलेंस कितना दिख रहा है 50, अब मुझे कम करना होगा ना, बस किया। दूसरी है परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर परचेज ऑन 1st of January फॉर 10,000 आर। परचेस में इन गधों ने परचेस ऑफ फर्नीचर डाल दिया, परचेस बढ़ा दिया ना। परचेस में क्या आना चाहिए, परचेस ऑफ गुड्स, बोलो बोलो, परचेस में क्या आना चाहिए, परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स आना चाहिए, इन गधों ने फर्नीचर भी डाल दिया उसमें, परचेस बढ़ा दिया, कम करूँ क्या, तो परचेस से कम करेंगे, टू परचेस, गुड, दो इफेक्ट बताओ, फर्नीचर को बढ़ाओ, परचेस को कम करो। ट्रेडिंग के शीट में परचेस शीट कह सकते फर्नीचर में, राइट। तीसरा डिप्रिसिएशन, ये बेटा सबको समझ में आ रहा है जो मैंने एडजस्टमेंट बताया भी है, नहीं समझाओ डोंट वरी बेटा, कल ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे, पुष्कर सर के लेक्चर के खत्म होने के भी थोड़ा पहले 10-15 मिनट पहले आ जाऊंगा कल, और कल नहीं है सर का, पुष्कर सर का 2 घंटे, क्या बात करें, 11 से 1 है, 11 बजे वो आ जाएंगे ना, 12 बजे तो सर को बोल दूंगा सच, 12 बजे, तो 12:30 से 1 हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और 1 बजे कल मस्त पैकी चकाचक अच्छा कोई नया टॉपिक देखते हैं, आप डिसाइड करके आना, कल मुझे बताना, अभी मत बोलो यार गलत है, कल हम लोग पोल लेंगे, कल डिसाइड करेंगे। डिप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम, बता बेटा सिंपल एडजस्टमेंट है, इसका इफेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, फर्नीचर से कम करेंगे, और वो फर्नीचर कौन सा, ये वाला फर्नीचर में ऐड करने के बाद, यस और नो, फर्नीचर से कम करेंगे और पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद लोन फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली, लोन फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर्स एज फॉलोज, लोन का बैलेंस कितना है बेटा 50,000, कौन सा बैलेंस है ओपनिंग, कौन सा बैलेंस है क्लोजिंग, ड्यूरिंग द पीरियड लोन लिया, लोन लोन कब लिया 31 मार्च को, अब ये 50,000 पे इंटरेस्ट कितना रहेगा, तो ये 50,000 पे इंटरेस्ट कितना रहेगा पूरा जितना भी रहेगा, क्या उसका 12%, कितना रहेगा इसका 6,000, 6,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 6,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम देना बैंक कितना है, पढ़ो 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 पढ़ो, अरे मात्र 4,500 सही है ना, और कुछ दिया है क्या इंटरेस्ट में, 4,000 का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट और है, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना, चलो इंटरेस्ट पेड कितना है 4.5, इंटरेस्ट पेड, इसमें देना को कितना दिया, देना को कितना देना चाहिए था, तो देना को और फर्दर कितना देना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, और ये बैलेंस 1,500 होगा और कोई का इंटरेस्ट नहीं, क्या करना, तो देना बैंक का इंटरेस्ट का कितना अमाउंट आएगा 3,000 के दो इफेक्ट, एनएल के डेबिट में और बैलेंस शीट के में 3,000 का इफेक्ट आएगा, बस उसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो माइनस करना ये चलेगा ना, अलग से लिखो तो भी चलेगा, चलेगा। पीएनएल के डेबिट में इंटरेस्ट इतना आना चाहिए 4.5 और ये 3 7,500, ये समझा बेटे, स्टेटस इंक्लूड 20,000, ये इंटरेस्ट का किस किस को होल्ड आउट था, और कोई पीछे सभी का आ गया था क्या, डबल डाउट, creditors include 20,000 due from Robert. Sunday creditors includes 10,000 due to him. अच्छा रॉबर्ट से ही लेना है और रॉबर्ट को ही देना है, म्यूचुअल ओइंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बोलो, म्यूचुअल ओइंग, जैसे मुझे वृंदा से लेना है 20,000,
और मुझे वृंदा को ही देना है 10,000, मुझे तुझसे लेना है 20 और तुझे देना है 10, तो बता नेट इफेक्ट क्या करेंगे? तू 10 दे दे मुझे, डेटर से भी 10 कम, क्रेडिटर से भी 10 कम। क्लियर? इंटरेस्ट पेड हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 1000 फ्रॉम डेटर्स ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट, बैलेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड 7250 का, से 1000 किससे का डेटर ने डिलीट किया होगा और डिले पेमेंट जो भी होगा। बचा कितना? 6250 की इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। बताओ तो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट कितना है? डिपॉजिट है 10%, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या? है इन्वेस्टमेंट कितना है? 5%। इन्वेस्टमेंट का कितना आना चाहिए? 1250 और डिपॉजिट का कितना आना चाहिए? 15,000। तो ये बैलेंस किस और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट बराबर है क्या? तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना आना चाहिए? इन्वेस्टमेंट में कितना आना चाहिए बेटा? ये परसेंट ऑफ 25,000, 25,000 का 5%, 1250 और इस पे 1,50,000 का परसेंट 15,000, टोटल कितना आना चाहिए? बट कितना आ गया? therefore further outstanding or receivable no effect। कुछ था रे खुद्दू क्वेश्चन, खुद्दू एडजस्ट किया कोई? तो टोटल आपका इंटरेस्ट दिखेगा 250 वन, उसी में इसमें वन आ गया ना? ये लिखा ना, ये 17,250। और कोई बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं बोलेंगे बस करवाता हूँ। इसमें थोड़ी बहुत समझी, 10-15% समझा ना, कल इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? और है कि दो? प्रोवाइड इंटरेस्ट पेएबल फॉर टू देना बैंक, हो गई एडजस्टमेंट, काय की एडजस्टमेंट है? प्रोवाइड तो किया हमने थोड़ी देर पहले, देखो ना, ये देखो 6,000 और कितना किया 3, तो ये प्रोविजन क्रिएट किया ना आउटस्टैंडिंग का 3,000, वही है ये, वही है 3,000 ये किया ना देना का, नहीं है बेवकूफ बनाया आपको। अरे ऑलरेडी हमने कर दिया ना प्रोविजन। हाँ, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ कर लेंगे। डेटर्स के ऊपर 5% का आरडीडी, न्यू आरडीडी क्रिएट कर लेंगे एंड ऑल सेट। किसी बच्चे में कोई भी डाउट है तो प्लीज कसम है आपको, प्लीज बोल दो अभी, ये तो फिर हम लोग कल इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर? पक्का? मैं कभी किसी को डांट दो वृंदा, खास कर मन पे मत लेना, सॉरी, मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ। वो क्या आज है ना, किसी का ऐसा बच्चों का ऐसा मूड ही नहीं दिख रहा था आज ज़्यादा, मुझे लगा कि पढ़ना है। शायद बच्चे कभी कभार ऐसे डाउट पूछते हैं ना कि स्पीड स्लो हो जाती है क्लास। बट आप लोगों को बुरा लगता होगा ना मैं कभी कभी किसी को डांटता हूँ तो? बट वृंदा ऐसे डाउट कहाँ से लेके आई तू आज, ईमानदारी से बता दे, तू सोच के आई थी ना पहले से?